हमने पुराने वीडियो में देखे हैं कि कृषक कारीगर समाज मनुष्य के लिए क्या क्या प्राकृतिक संसाधन होते हैं। 10,000 वर्ष पहले समाज और प्राकृतिक संसाधन का रिश्ता कैसा था और प्राकृतिक संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है। प्राकृतिक संपदा के बारे में कबीलाई समुदाय क्या सोचते थे, औद्योगिक समाज का क्या विचार था और वर्तमान क्या विचार है, इन पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों नमस्कार, हमारी इस MGG क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए हम शुरू करते हैं आज का नई वीडियो। आप इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन मानेंगे? कारण सहित चर्चा करें। नदी का पानी, बोतल में बंद मिनरल वाटर, डीजल, सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन, खनिज तेल, संगमरमर, मुर्गा, गन्ना। तो आप सभी समझ चुके हैं प्राकृतिक संसाधन। और तो देखते हैं पहला, नदी का पानी। यह प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि इसमें मनुष्य ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। दूसरा, बोतल में बंद मिनरल वाटर। यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्योंकि इसे फैक्ट्री में शुद्ध करके बोतल में बंद किया जाता है। तीसरा, डीजल। यह एक प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि इसका निर्माण मानव नहीं कर सकता। यह भूमिगत चट्टानों में पाया जाता है। सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन, यह भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्योंकि इसे कृत्रिम रूप से सिलेंडर में भरा गया है। खनिज तेल, यह प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से भूमिगत चट्टानों में पाया जाता है। छठवां, संगमरमर। यह भी प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से निर्मित कायांतरित चट्टानें हैं। सातवां, मुर्गा। यह भी प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह एक जीव है जिसे मनुष्य नहीं बना सकता। आठवां, गन्ना। यह भी एक प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह भूमि में प्राकृतिक रूप से पैदा किया जाता है। अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके नवीकरण चक्र से कैसे मेल बैठाएंगे? उत्तर, अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके नवीकरण चक्र से मेल बिठाने हेतु निम्न प्रक्रियाएं अपनानी होंगी। चूँकि पहला, हम केवल वे ही लकड़ियाँ चुनें जो पेड़ की डालियाँ सूख चुके हो। दूसरा, अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो ध्यान रखें कि केवल जर्जर और पुराने पेड़ ही काटें। तीसरा, यह ध्यान रखें कि जितने पेड़ हम काट रहे हैं उससे कहीं अधिक पौधे लगाकर उन्हें पेड़ के रूप में विकसित होने तक उनकी देखरेख करें। चौथा, हम इस प्रकार से लकड़ी एकत्र करें कि किसी पेड़ को नुकसान न हो। प्रश्न, भूजल का नवीकरण चक्र किस प्रकार काम करता है? हमें भूजल का उपयोग किस तरह करना चाहिए? उत्तर, सागरों का जल वाष्पीकरण होकर जल वाष्प बनता है जो संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में होकर भूजल बनता है और शेष भाग नदियों में बहकर पुनः सागर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जल नवीकृत होता रहता है। जल भूमिगत होता है
जल भूमिगत होता रहे, इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए ताकि भूमि में जल को रिसने का मौका मिले और भूजल स्तर बनता रहे। हमें भूजल का उपयोग सावधानीपूर्वक केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही खर्च करना चाहिए, इसे व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3, तालाबों में मछलियों का नवीकरण किस तरह होता है? हमें उनका उपयोग किस तरह करना चाहिए? तालाबों में मछलियां अपने प्राकृतिक आवास बनाती हैं, जहां वे प्रजनन के बाद अंडे देती है एवं उससे बच्चे पैदा होते हैं। इस प्रकार मछलियों का तालाब में नवीनीकरण होता रहता है। हमें तालाब की मछलियों का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तालाब कभी सूखने ना पाए और जिस दर से नई मछलियों का विकास हो रहा है उसी मात्रा में हमें उनका उपयोग करना चाहिए। हमें कभी भी किसी तालाब की पूरी मछलियां नहीं पकड़नी चाहिए या फिर तालाब में छोटी मछलियां बीज डालते रहना चाहिए। प्रश्न 4, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं? उत्तर, मिट्टी प्राकृतिक रूप से अपना नवीकरण करती रहती है। इसमें पत्तों के सड़ने, जीव जंतुओं की सड़ी गली हड्डियों के मिलने से ह्यूमस का निर्माण होता रहता है तथा मिट्टी की प्राकृतिक उत्पादन क्षमता बनी रहती है। इसके अलावा मिट्टी में कई सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं। रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की कृत्रिम उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और कीटनाशकों के प्रयोग से कीट आदि मर जाते हैं, लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशक मिट्टी में मिलकर उसके सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। देश में सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? उत्तर, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत में हो रहा है। प्रश्न, क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना चाहिए? इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? उत्तर, हालांकि हमारे देश में आज सबसे अधिक विद्युत उत्पादन ताप विद्युत से हो रहा है, जहां हम कोयले पर निर्भर है, लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर रहना उचित नहीं है, क्योंकि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है और यह प्रदूषण भी फैलाता है। अतः हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। इसके विकल्प हैं जल विद्युत। जल विद्युत एक प्रदूषण रहित बिजली उत्पादन की पद्धति है जिसकी देश में बहुत संभावनाएं हैं। दूसरा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक